हेलो एवरीवन। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें हमारे फीमेल लीड शाओ जू को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त बहुत जल्दी में ही ऑफिस जा रही थी कि कहीं लेट ना हो जाऊं। जानती थी वरना फिर बॉस से काफ़ी डांट पड़नी है। आगे से मैनेजर इससे कोई बात करने के लिए आई ही होती हैं कि इससे पहले कि उसे कोई काम देती, यहीं पे ही बेहोश हो जाती हैं। सारी परेशान हो गए थे कि इन्हें अचानक हो क्या गया। अब इन लोगों ने जो भी बाहर शोर शराबा मचाया होता है ना, अंदर बॉस साहब बैठे सुन रहे होते हैं। और यही हमारा हीरो है शाओ जैन, जो कि ना काफ़ी टफ किस्म का बॉस है। एरोगेंट भी है, हॉट टेम्पर्ड भी है, रथलेस भी है, सब कुछ है। अभी ये बाहर आके सबसे यही पूछने लगते हैं कि आखिर इसके बेहोश होने के पीछे किसकी गलती है। अब यहाँ पे सभी लोगों ने कहते हैं कि ये ना शाओ जू की वजह से ही हुआ है। अब उसे तो काफ़ी ज़्यादा डांट भी पड़ जाती है। अब यहाँ पे शाओ तो उसे ये भी कहने लगा था कि देखो, अब जो काम उसने करना था ना, उसकी जगह पे अब तुम ही करोगी, और मुझे अभी के अभी डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो कि अब तुम ही ला के दोगी। हमारी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, सो जल्दी से काम कंप्लीट करके आ जाना। ये जब जैसे ही लैपटॉप निकालती है तो वहाँ पे तो बहुत ही सारे एक जैसे मिलते जुलते थे ना। अब ये परेशान कि क्या करूँ। तभी फिर मैनेजर को देखती है, ये तो अभी तक की सोई हुई थी। अब यहाँ पे इसकी फ्रेंड इससे यही कहने लगती है कि तुम्हें तो बहुत शौक था ना बॉस के असिस्टेंट बनने का, अब तो तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए कि वो बन गई हो। ये उसे चुप रहने को बोलती है। अब फिर हमें इसे प्रेजेंटेशन देते हुए दिखाया जाता है। अचानक ही इसका हाथ लगने की वजह से ना सब कुछ गायब ही हो गया था। ये सब देख के सभी बातें बनाने लगते हैं। अब यहाँ पे इसे तो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा ही जा रहा था। अब जैसे ही मौका मिलता है यहाँ पे उसे खूब सारी डांट भी पिला देता है कि तुमने क्या समझा था कि मैं ऐसे ही इस कंपनी को संभाल रहा हूँ। इसके पीछे मैंने बहुत सारी मेहनत की है, तुम तो बिल्कुल पिग्स की तरह ही ना स्टूपिड हो। बेचारी को खामखा में इतनी सारी बातें सुना देता है। अब जैसे ही 6:30 बजती है ना, तो इसकी दौड़े स्टार्ट। एक्चुअली में अब यहाँ पे इन बॉस साहब का ना एक सीक्रेट है कि जैसे ही रात होने लगती है ये पिग बन जाते हैं। अब ये तो यहीं पे ही खड़ी ना अपने बॉस को काफ़ी सारा कोस रही होती है कि तब ये सारी बातें यहाँ पे ये सुन लेता है। इसकी आवाज़ सुन के ना ये उसके पास आ जाती है कि यहाँ पे तो बॉस के कपड़े भी पड़े हैं और ये पिग भी, ये कहाँ से आया। ये तो उसे उठा के देखने ही लगी थी। खैर फिर चुपके से ना उसे लेती हुई अपने घर ही पहुँच आई होती है। इसकी फ्रेंड शुई शुई एक्चुअली में इसकी रूममेट भी है, वो भी यहाँ पे पिग को देख के हैरान ही रह गई थी कि तुम इसे यहाँ पे क्यों लेके आई हो। उसे कुछ बुरा भला कहने ही लगती है कि ये कह देती है कि देखो, पिग ना बहुत स्मार्ट होते हैं, इसलिए तुम्हें उन्हें स्टूपिड कहने की ना कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद उसे शॉवर कराने के लिए वॉशरूम में लेके पहुंच आई थी। ये तो बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है कि ये करने की क्या ज़रूरत थी। यहाँ पे ना इतनी हरकतें कर रहा था कि इसे गीला कर देता है। ये तो यहीं पे ही अपने फिर ड्रेस उतार के ना फिर शॉवर लेने लगती है। ये तो एकदम हैरान ही रह गया था। इसके बाद ये तो सीधा उसे लेके अपने रूम में ही आ गई थी और अपने साथ इस लाती है। वो भी फिर इसे प्यार से ही देखने लगा था। इन दोनों की रात तो बीत जाती है। अगली सुबह जैसे ही अब अपने बॉस को अपने बिस्तर पे देखती है ना, तो एकदम शॉक रह जाती है और शॉक के मारे चीख ही मारने लगी थी। वो यहाँ पे इसे चुप करा देता है कि देखो, मैं ना तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। वो हैरान तो थी कि आखिर ये यहाँ पे आई कैसे। तभी बाहर से इन्हें शुई की आवाज़ आती है कि क्या हुआ तुम्हें। ये उसे बताती है कि कुछ नहीं, बस मैंने एक भयानक सपना देखा था ना, तो इस वजह से मैं बेड से नीचे गिर गई थी और कुछ नहीं हुआ। वो भी ओके कह देती है। अब यहाँ पे इसे यही पूछने लगी थी कि बॉस आप इधर आए कैसे हैं। मेरा तो पिक भी था ना यहाँ पे, वो कहाँ गया। आप मेरा पिक तो चुराने के लिए नहीं आए थे। ये तो उसे अब फजूल की बातें करने से मना करता है। ये भी कहने लगा था कि देखो, अगर तुम्हारे पास कोई सूट है ना तो मुझे दे दो, मैं वही पहन के ऑफिस जाऊँगा। अब उसका जो भी पैंट कोट होता है ना, ये पहन के ऑफिस से आ गया था। अब इन दोनों को साथ में देख के शुई हैरान होती है कि मैंने सुना है कि कल भी ना बॉस के कपड़े भी लेडीज़ वॉशरूम में पड़े हुए थे और उनके साथ तुम्हें देखा गया, और देखो ऑफिस में ये तुम्हारे साथ ही आए हैं। ऊपर से मैंने सुबह सुबह तुम्हारे रूम से एक आदमी की आवाज़ भी सुनी थी, कहीं ये बॉस तो नहीं थे ना। अब इन दोनों की यहाँ पे गॉसिप्स ना एक लड़का सुन रहा होता है। इससे पहले कि ये कोई भी बात करती, तभी ऊपर से यहाँ पे शाओ यानी आ जाता है। वो इसे यही कहने लगा था कि देखो, अब से ना तुम मेरी नज़रों के सामने ही रहोगी। वो ऑफिशियली अनाउंस कर देता है कि मेरी पर्सनल असिस्टेंट आज से यही है। नेक्स्ट हमें यही दिखाया जाता है कि ये ना अब अपने बॉस की पुरानी असिस्टेंट के पास ही पहुँच आई होती है और उनसे यही पूछने लगी थी कि कहीं तुमने ये नोट तो नहीं किया था कि आखिर रात को बॉस क्या करते हैं। मेन के लेट नाइट तुम उनके साथ कहीं गई हो। वो तो गलत मतलब निकाल के इसे कोसती हुई चली जाती है कि मैं ना बहुत ही इनोसेंट कर लूँ, तुम आखिर मुझे समझती क्या हो। जैसे ही ऑफिस पहुँचती है तो ये इस पर गुस्सा करने लगा था कि देखो, तुमने ही हमारे ऑफिस में ये सारी न्यूज़ फैलाई है कि मैं और तुम डेट कर रहे हो। ऊपर से तुम मेरी पुरानी असिस्टेंट से मिलने के लिए भी गई थी। अब तुम्हें पता है ना, वो हमारी कॉम्पिटिटर कंपनी में जॉब करती है। तुमने कहीं हमारी इन्फॉर्मेशन उसे तो नहीं दे दी ना।
इस बात से इसे भी गुस्सा आ जाता है कि कैसी बातें कर रही हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ना ही अपनी डेटिंग के रूमर्स फैलाए हैं। वो तो यहाँ पे इसके क्लोज आके यही कहने लगा था कि ऐसा करना भी मत, और वैसे भी मेरे सीक्रेट का जो तुम्हें पता है ना वो बस हमारे बीच ही रहना चाहिए और किसी को बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसे डांट ही रहा होता है कि तभी 6:30 बज जाते हैं और ये अचानक उसकी आंखों के सामने ही पिग बन गया था। ये देख के ये तो यहाँ पे हंसने लगती है और साथ ही साथ ये भी कहने लगी थी कि अब अगर मैंने आपको अपने घर लेके जाना है ना तो उसके भी मेरी कुछ कंडीशंस वगैरह हैं। ये कि आप ना आइंदा के बाद मुझे डांटेंगे नहीं, मेरी सैलरी भी बढ़ानी होगी वगैरह वगैरह। फिर हमें यही दिखाया जाता है कि ये ना अपने बॉस को लेके फिर से आज घर ही पहुंच आई होती है। पूछने लगती है कि मैंने ना अब गॉसिप्स वगैरह भी ऑफिस में सुनी है और वैसे भी मुझे लग रहा है कि कहीं तुम बॉस के साथ डेट तो नहीं कर रही हो ना। ये सुन के अब ना सिर्फ ये वो भी कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। उन सारी बातों को इग्नोर करने के बाद ना ये अब उससे फिर कंपनी के हवाले से ही बात करने लगी थी। इसकी तो यही विश होती है कि काश मुझे एक प्रोजेक्ट का लीडर ही बना दिया जाए। अब ये तो ये भी कहने लगती है इस बारे में ना बॉस से कौन बात करेगा, वो तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं। यहाँ पे इसने एक न्यू प्रोजेक्ट के हवाले से भी बहुत ही अच्छा आइडिया दिया था। इसे तो खैर पता ही नहीं होता कि बॉस साहब खुद भी तो यहाँ पे जो कि पिग बने हुए हैं इनकी सारी बातें सुन रहे हैं और उसे वाकई में इसके आइडियाज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे। अब इसे तो नहीं मालूम होता ना। नेक्स्ट हमें फिर इसे मीटिंग में ही दिखाया जाता है। यहाँ पे जो भी उसके आइडियाज़ थे वो सारे के सारे कॉपी करके ना इसने इन सबको बता दिए होते हैं। इन्हें भी वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाते हैं। बट यहाँ पे ना इसका गुस्से के मारे बुरा हाल हो जाता है कि आखिर बॉस की हिम्मत भी कैसे हुई मेरी फ्रेंड के आइडियाज़ चुराने की। उन पे गुस्सा करती हुई चली भी जाती है कि आज के बाद ना आप मेरे घर बिल्कुल भी ना आना। अब जैसे ही अपनी फ्रेंड के पास आती है वो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी, उल्टा इसे ही थैंक यू कहने लगती है कि क्या मेरे आइडियाज़ के बारे में तुमने बॉस को बताया था, देखो कितना ज़्यादा अच्छा हो गया, अब तो मुझे अब न्यू प्रोजेक्ट का लीडर ही बना दिया गया, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। ये सारी बातें सुन के ये बेचारी अब थोड़ी सा गिल्टी फील करने लगती है कि ओ नो मैंने ऐसे ही खामा में बॉस को बहुत सारी बातें ही सुना दी, वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। अभी थोड़ी देर के लिए बैठी होती है कि तभी अचानक इसे ना एक होटल से कॉल आ जाती है कि तुम्हारे लिए एक रूम बुक करवा दिया गया है, सो जल्दी से वहाँ पे पहुँचो। ये हैरान कि मैंने तो क्लाइंट को बुलाया ही नहीं है तो फिर कहाँ से आ गया। अब जैसे ही होटल पहुँचती है तो सामने से शाओ यान की मॉम, मेन के इसके बॉस की मॉम ना इसका वेट ही कर रही होती हैं। ये सरप्राइज़ कि इन्होंने मुझे आकर यहाँ पे क्यों बुलाया। इसके आते ही उन्होंने यहाँ पे इसे बहुत सारी मनी ऑफर कर दी थी, इवन के कार्ड भी दे देती हैं। ये हैरान के लगता है कि इन्हें ना हमारे रूमर्स का पता चल गया है, इसलिए मुझे ना अपने बेटे को छोड़ने के लिए कह रही हैं। इसलिए फ़ौरन से खुश होकर उन्हें कहने लगती हैं कि आप ना जैसा चाहती हैं ना मैं बिल्कुल वही करूँगी, ये पैसे लेके इस कंट्री से ही चली जाऊँगी। वो उसे कहती हैं कि देखो मैंने इसलिए पैसे नहीं लिए हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, बल्कि तुम्हें मेरे बेटे का ख्याल रखना होगा। अब जाहिर सी बात है कोई भी नहीं जानता कि वो रात के वक्त पिग बन जाता है, सिर्फ तुम ही जानती हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसका ढेर सारा ख्याल रखो, उसके खाने पीने का, उसे जो भी चाहिए सारी ज़रूरियात तुम ही पूरा करोगी। मॉम तो यहाँ पे बातों ही बातों में इसे पे स्टोरी भी सुनाने लगती हैं कि पहले हम लोग बहुत ज़्यादा पुअर हुआ करते थे, फिर शाओ यान के डैड ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, वो तो बहुत सारे पिग्स को मार के ना उन्हें बेच आया करता था, इस तरह हमें मुनाफा भी होता था। अब उसने इतने सारे पिग्स को मार लिया था ना कि एक दिन जैसे ही अब शाओ यान की पैदाइश हुई ना तब फिर एक एलियन पिग ने आके ना हमें श्राप दिया था। उसने यही कहा था कि देखो अब तुम लोगों की यही पनिशमेंट है कि रात के वक्त ये पिग बन जाया करेगा और दिन के वक्त ये ठीक हो जाएगा। अब जैसे ही 27 ईयर्स होने से पहले इसे ट्रू लव मिल गया, इसके ट्रू लव ने इसे किस कर दी ना तो ये फिर कम्प्लीटली ठीक हो जाएगा, और अगर ऐसा ना हुआ तो 27 ईयर्स के बाद ना ये बिल्कुल ही पिग बन के रह जाएगा। अब यहाँ पे उसकी मॉम तो इसे यही कहने लगती है कि प्लीज़ अब मेरे बेटे को ना तुम ही बचा सकती हो, वैसे भी इसमें हर्जी क्या है, तुमने बस उससे लव ही तो करना है। और साथ साथ ये भी बताती हैं कि जब से वो बड़ा हुआ हर लड़की को वो प्रपोज किया करता था, बट जैसे उसे पता चलता कि ये तो रात को पिग बन जाता है ना इसलिए वो उसे रिजेक्ट ही कर देती। एक लड़की तो इवन कि उसे पसंद आ भी चुकी थी, लेकिन फिर बाद में इसने खुद ही हिम्मत हार दी। ये सारी बातें कहते कहते वो तो इधर इमोशनल भी हो गई थी। इसे यही कहती हैं कि देखो अब तुम ही शाओ यान का सहारा हो, उसे बचा सकती हो, तुम्हें हम पे थोड़ी सी तो दया करनी चाहिए ना। ये तो वाकई में उनकी बातों में आ गई थी, इसलिए शाओ यान को लेती हुई अपने घर ही पहुंच आई होती है। सामने से एक और लड़के को देख के हैरान, ये उसके बचपन का ही फ्रेंड था, इवन के इन दोनों
दोनों के पेरेंट्स एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे और बचपन में ही उन्होंने यही तय कर दिया था कि इन दोनों की शादी कर दी जाएगी। अब यहाँ पे ताऊ ने तो ये बात सीरियसली ले ली थी, बट ये कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो बस हमारे पेरेंट्स की बातें थी। वेल यहाँ पे ये सब कुछ भी ये सुन रहा होता है। शुई शुई और शाओजू की बातें सुन के अब इसे पता चलता है कि एक्चुअली में कंपनी में ना रूमर्स फैले हैं कि जैसे ये तो अपने बॉस के साथ डेट कर रही है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। यहाँ पे इवन के शुई शुई इसे इसके बॉस की फ़ोटो भी दिखाने लगती है कि देखो ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। वेल ये सब कुछ देख के ना यहाँ पे ये तो मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि चलो कम से कम मेरी इधर तारीफ़ तो हो रही है ना। अब शुई शुई और ये तीनों मिल के ही ना ड्रिंक करने लगते हैं और ये बेचारा बैठा उन्हें देख ही रहा होता है। इवन के यहाँ पे ताऊ तो उसे कहने लगा था कि देखो मुझे एक अच्छी जॉब भी मिल चुकी है और गाड़ी भी है, तुम्हें तो अब शादी मुझसे करनी ही होगी। उसके बाद आके सीधा इसे तंग ही करने लगा था। वेल वो इसे लेके साइड पे कर देती है और यही कहने लगी थी कि देखो तुम जाके सो जाओ, और उसके वहाँ से जाते ही इसने तो फिर इसे अपने साथ ही लिटा दिया था। वो अब इसकी मॉम की बातों को सोचते सोचते ही सो जाती है। वेल ये तो अभी तक जाग ही रहा था ना। अब जैसे ही ताऊ की नज़र इस पे पड़ती है तो वो हैरान कि आखिर ये मेरी गर्लफ्रेंड के बगल में क्या कर रहा है, और फिर इसे उठा के ना बाहर ही किसी चीज़ के अंदर ही डाल देता है कि तुम तो यहाँ पे रहो ना। वेल नेक्स्ट डे ये फिर विंडो को बहुत सारा नॉक करता है कि प्लीज़ अब इसे ओपन कर ही दो ना। अब जैसे ही इसे ये अंदर लेके आती है ना, तब इन दोनों को साथ में देख के अब यहाँ पे शुई शुई और ताऊ एकदम सरप्राइज रह जाते हैं कि ये इधर आया तो आया कैसे। अब जोनू यही कहने लगती है कि देखो मैं ना तुम लोगों को एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ताऊ का गुस्से के मारे बुरा हाल था, ऊपर से जब वो देखता है कि शाओजू तो इसकी काफ़ी ज़्यादा केयर कर रही है, अब तो फिर वो उसे भी कहने लगा था कि देखो मेरे लिए भी कॉफ़ी बना के लाओ। अब ये सब देख के यहाँ पे ये तो उसे कहता है कि देखो मैं उसका बॉस हूँ और वो मेरी पर्सनल असिस्टेंट, इसलिए उसे मेरा काम तो करना बनता ही है ना। वेल तुम किस हक से ये बात कह रहे हो? जहाँ तक मुझे पता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने ना बचपन में ही काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो के ना ये बात तय की थी कि जब तुम दोनों बड़े हो गए तो हम तुम लोगों की शादी कर देंगे। रात को इसने ना इन दोनों की सारी बातें सुन जो ली थी। ये भी जानता था कि शाओजू इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अब जैसे इसके हाथों उसकी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट होती है ना, वेल ये सब देख के शुई शुई तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करती है। अब ये साहब जल्दी से फिर यहाँ पे शाओजू को अपने साथ आज के दिन डेट पे ही चलने को बोलने लगे थे, बट ये मना कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर वैसे भी अगर तुम दोनों ने जाना है ना तो मैं भी साथ ही चलूँगा। वेल यहाँ पे शुई शुई तो जल्दी से रेडी होकर ना ऑफिस से चली जाती है कि तुम लोग अपना काम संभालो, मैं तो चली। अब इन दोनों के साथ साथ शाओयान भी जा ही रहा होता है। अब ये गाड़ी भी यहाँ पे फिर ताऊ की ही होती है। रास्ते में इसकी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। वेल बाद में ये साहब तो इतने ज़्यादा कंजूस होते हैं कि थोड़ा सा फाइन भी इससे भरा ही नहीं जा रहा होता। यहाँ पे शाओयान अपनी असिस्टेंट से कह के वो सारे पैसे पे कर देता है। अब तीनों अपनी डेस्टिनेशन पे फाइनली पहुँच आए थे। खामखा में ही ये उसे अपना रोब जमाने की कोशिश कर रहा था, बट वो तो इसे कोई भाव ही नहीं देती। अब यहाँ पे शाओयान तो इनके बीच कबाब की हड्डी बनने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने ही नहीं देता। इस बात से ताऊ को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अभी ये लोग यहाँ पे खड़े ही होते हैं कि तभी कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे इसके पास आके यही कहने लगते हैं कि क्या आप मेरी वीडियो बना देंगे। ये सब देख के ताऊ तो बहुत जेलस फील करता है कि इसे क्यों कह रहे हैं। वो जल्दी से उनसे कैमरा ले लेता है कि आप लोग चलो मैं आप लोगों की वीडियो बनाता हूँ। अब यहाँ पे जैसे ये बना रहा होता है ना, तब अचानक ही ना शाओजू को एक शरारत सूझती है। वो इसे यही कहने लगी थी कि क्या तुम्हें नहीं दिख रहा, यहाँ पे मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे एक स्ट्रेंजर ना आदमी को क्लिफ से नीचे ही गिराने की कोशिश कर रहा है। शाओजू को तो पता होता है ना कि इसे किस चीज़ से डर लगता है और किससे नहीं, इसलिए यहाँ पे इसकी हालत तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ऊपर से जैसे ही इसके हाथ में नाइफ देखते हैं ना, तो तब ये यही समझने लगा था कि शायद कहीं ये मेरा मर्डर ही ना कर दे। इसलिए अब तो इसकी दौड़ें स्टार्ट होती हैं कि तुम लोग बैठो यहाँ पे, मैं तो चला। वेल अब उसके जाते ही ये दोनों एक प्लेस पे बैठते हैं। अब यहाँ पे एक बैल को देख के ना इसे अपनी एक्स की याद आने लगी थी। वेल एक्स तो नहीं थी, वो इसे काफ़ी पसंद तो करती थी, बट बाद में इसने खुद ही उससे अपने सारे राब्ते ख़त्म कर लिए। अब यहाँ पे इसे खोया खोया सा देख के शाओजू तो समझ जाती है कि ज़रूर तुम अपनी एक्स को याद कर रहे होगे, मुझे मम्मी ने सारी बात का बता दिया। वैसे भी अगर तुम उसे इतना याद कर रहे हो तो क्यों ना उससे बात कर लो। ये उसे कहता है कि देखो ऐसी बात नहीं है, वैसे भी मैं कौन सा नॉर्मल इंसान हूँ। अब जब उसे पता चलना है कि रात के वक्त मैं पिग बन जाता हूँ तब क्या होना है, उसने मुझे रिजेक्ट कर देना है ना। वैसे भी मेरी लाइफ भी कोई लाइफ है। यहाँ पे बेचारा काफ़ी ज़्यादा अफसुर्दा हो गया था। उसे इतना सैड देख के शाओ तो फिर उसे तसल्ली देने लगती है और ये भी कहने लगी थी कि तुम ना टेंशन मत लो, मुझे इतना पता है कि एक ना एक दिन तुम्हें तुम्हारा बेस्ट पार्टनर ज़रूर मिलेगा जो कि तुम्हें ऐसे ही पसंद करेगा जैसे कि तुम हो। वेल वो सारी बातें तो दूर रह गई। अब यहाँ पे से अचानक याद आता है कि ओह नो, हम तो ताऊ की गाड़ी में ही आए थे ना, वो तो लेके चला गया
गया, अब हम क्या करेंगे। वह दोनों चलते चलते ना काफ़ी दूर तक पहुंच आए थे, इन्हें कोई टैक्सी नहीं मिल रही होती। फिर फाइनली थक हार के एक जगह पे बैठ जाते हैं। ये उसे कहती है कि देखो अब तो शाम होने वाली है, तुम आके मेरे लैप पे बैठ जाओ, अब जल्दी से पिक भी बन जाओगे। पर वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। ये कहते ही जैसे उठता है ना तभी फ़ौरन से वो पिक ही बन गया था। अब ये उसे लेके फाइनली अपने घर ही पहुँच आई होती है। अब नेक्स्ट हमें उसका ही ड्रीम का ही सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे ये तो एक पिक को ही मारने की कोशिश कर रहा था। वेल तभी अचानक वो पिक कहते हैं कि देखो मुझे छोड़ दो, और हाँ मेरी फैमिली को भी तुम बचा सकते हो, अगर तुमने बचा लिया ना देखो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। इवन कि यहाँ पे उसे कुछ मैजिक ट्रिक्स भी दिखाने लगता है और यहाँ पे उसे गिफ्ट भी देता है जो कि इसने एक्सेप्ट कर लिया था। और इसी के साथ ही शाओ ज़ू की आँख खुल जाती है। एक्चुअली में ये शाओ यान का नहीं बल्कि इसी का ही ड्रीम था। अगले ही दिन ये दोनों फिर एक मीटिंग में जाने लगते हैं। इसे इतना ज़्यादा कंफ्यूज और नर्वस देख के ये तो सरप्राइज रह जाती है। वेल अब फिर जैसे मीटिंग में जाते हैं ना तभी यहाँ पे इनकी मुलाकात हॉ से हो जाती है, जिसे कि पास्ट में ये पसंद करता था। वेल जैसे अब इनकी मीटिंग ख़त्म होती है तो हॉ इसे रोक के यही कहने लगी थी कि देखो इतना अरसा हो गया तुमने मुझसे कोई बात ही नहीं किया, कहीं मुझे भुला तो नहीं गया। वेल अब इन दोनों की बातें सुन के इसे तो अंदाज़ा हो गया था कि ज़रूर ये वही लड़की है जिसे कि ये बहुत मिस भी किया करता है। वेल ये उसकी बातों को ना थोड़ा सा इग्नोर कर देता है। यही कहने लगा था कि जब मैं फ्री होऊंगा ना तो तुमसे कांटेक्ट कर लूँगा। वेल वो तो अब फिर वहाँ से चली जाती है। वापसी पे ये तो फिर से ही सैड होके रह गया था और यहाँ पे इसे यही पूछने लगता है कि आखिर तुमने क्या सोच के मेरी कंपनी ज्वाइन की थी। और ये भी कहने लगता है कि अगर मेरी ऐसी हालत रही ना जो कि मैं रात के वक्त पिग बन जाता हूँ, पता नहीं फिर क्या बनेगा। मुझे तो लगता है कि हमारी कंपनी ना बैंकक्रप्ट होकर ही रह जाएगी। वह जो उसे कहती है कि देखो मुझे नहीं लगता कि ऐसा नहीं होगा। और ये भी कहने लगी थी कि मैंने ये कंपनी इसलिए ज्वाइन की थी कि जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी ना तो मैं अपने पास वाले घर में ही देखा करती थी कि वो लोग अपने घर में बहुत सारी लाइटनिंग करके ना जो खुश हुआ करते थे ना, इसलिए फिर मैंने भी डिसाइड कर लिया था कि बड़े होकर मैं वही कंपनी ज्वाइन करूँगी जो कि इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स वगैरह बनाएंगे। अब ये घरों में जैसे ही रोशनी जाती है सब लोग कितना खुश हो जाते हैं, हम लोग खुशियाँ ही तो बांटते हैं ना। वेल अब बहुत सोच समझ के ना यहाँ पे इसे किस भी कर लेती है। ये तो एकदम शॉक ही रह गया था और फिर उससे पूछने लगता है कि ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, वैसे भी पहले तुम मुझे इन्फॉर्म तो कर सकती थी ना। वो अब यही कहने लगती है कि देखो मैंने ना ये सब इसलिए किया है कि देखो हो सकता है कि मेरी किसकी वजह से तुम कम्प्लीटली ठीक हो जाओ। यही सब कुछ तो इसकी मम्मी ने इसे कहा था, लेकिन ये सब करने के बावजूद भी वो ठीक ही नहीं होता। एक्चुअली में ये ट्रू लव किस थोड़ी ना होती है। अब से फिर दोनों ने डेट करने का ही डिसाइड कर लिया था कि अगर हमने एक दूसरे से लव करना है ना तो तब उससे पहले हमें रिलेशनशिप में तो आना ही होगा। अब यहाँ पे शाओ यान भी डेटिंग के हवाले से वीडियोस वगैरह देखता है। ये भी फिर काफ़ी ज़्यादा तैयारी कर रही होती है कि आखिर मैंने अपने बॉस से फ्लर्ट कैसे करना है। ये देख के शुई शुई हैरान कि तुम्हें क्या हो गया, उसे कोई भी जवाब नहीं देती। नेक्स्ट सीन में हमें यही दिखाया जाता है कि ये दोनों ही डेट पे पहुंच आए होते हैं। वेल वो तो इसकी तारीफ़ करने की कोशिश करने लगता है, इवन के जेंटलमैन बनने के चक्कर में ना इसकी थोड़ी सी इंसल्ट कर देता है। ये देख के ये बेचारी तो एकदम हैरान होकर ही रह जाती है। फिर यही सोचती है कि देखो अगर हम दोनों ने पार्टनर बनना है ना तो इसलिए हमें ना एक दूसरे से सीक्रेट भी शेयर करने पड़ेंगे। वो इसलिए इसे कह देती है कि जो मीटिंग में आपने मेरी इंसल्ट की थी ना उसके बाद मैंने ना डाइटिंग पिल्स आपकी कॉफ़ी में डाल दी थी, तभी तो आपका पेट ख़राब हो गया था। ये एक सीक्रेट था, सो इसलिए मैंने फिर पहले आपको नहीं बताया बट अब आपसे शेयर कर रही हूँ। ये सुन के अब यहाँ पे शाओ यान का गुस्से के मारे बुरा हाल। वह दोनों तो अब यहाँ पे बात बनाने के चक्कर में ना एक दूसरे की बात बिगाड़ ही रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें इसे ऑफिस में बैठे दिखाया जाता है। ये तो यही कहने लगी थी कि अब अगर जब बॉस मेरे क्लोज आने की कोशिश करेंगे ना तो तब फिर मैं उन्हें इग्नोर ही कर दूंगी। इस तरह उन्हें ना मेरा ये एटीट्यूड बहुत ही पसंद आएगा। अब ये सब सोचने के बाद जैसे ही वो शाओ यान के ऑफिस में जाती है वहाँ पे इसने कोई भी काम करने से मना कर दिया था। वो तो फिर इसे डांट के ना अपने ऑफिस से बाहर ही निकाल देता है। अब ये सारा कुछ यहाँ पे पूरा स्टाफ भी देख चुका था। ऐसे भी ये कोई खास बात नहीं थी, बाकी सबको भी ऐसे ही बॉस से काफ़ी सारी डांटें तो पड़ती ही रहती थी। रात के वक्त इसने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ना डिनर का अरेंज किया था, उसका वार्म वेलकम भी करती है और ये भी कहने लगी थी कि क्यों ना हम एक दूसरे के बारे में अच्छी अच्छी बातें करें, ऐसा हो सकता है कि हम एक दूसरे के बहुत क्लोज भी आ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी तारीफ़ें करती है कि आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, इंडिपेंडेंट हो और साथ ही साथ काइंड भी हो। वेल अब यहाँ पे फिर उससे कहने लगती है कि अब मैंने तो आपकी तारीफ़ें कर दी, अब आपकी बारी है। वो भी यहाँ पे इसे कहता है कि हाँ तुम भी काइंड तो बहुत हो, लेकिन इसकी तारीफ़ नहीं करता। यही कहने लगा था कि पहले की निस्बत ना आज तुम अच्छे से रेडी हुई हो, आज ही ज़्यादा प्रीटी लग रही हो, आज ही ज़्यादा यंग लग रही हो। ये सुन के ये हैरान होती है कि इसका मतलब पहले मैं अच्छी नहीं लगती हूँ। ये सब सुन के इसका मूड तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होकर रह गया था। वेल अब इससे पहले कि उससे कोई भी बात करती वो तो यहाँ
यहाँ पे पिगी बन जाता है। अब नेक्स्ट फिर से हमें शाओजू के सपने का ही सीन दिखाया जाता है। अब की बार तो सपने में ही अपनी शादी शाओयान से ही होते देखती है और फिर इसी के साथ ही इसकी तो आँख ही खुल गई थी। अब आज का दिन तो इनका बहुत ही बैड होता है। अब यहाँ पे इनका वॉशरूम काफ़ी ख़राब हो गया था। अब दोनों को ऑफिस में ही आके ना ऑफिस वाला वॉशरूम ही यूज़ करना पड़ता है। दोनों बेचारी काफ़ी ज़्यादा परेशान तो थी कि अब हम क्या करें, हमारा इतना बजट ही नहीं है कि हम कोई और हाउस बाय कर सकते हैं। बाद में शाओयान को पता चलता है कि इसके एम्प्लॉयज़ ना मिस्टर वांग से रब्ता करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट वो तो इनके किसी हथों ही नहीं चढ़ रहे। अब फाइनली इसने ही उनसे मिलने का डिसाइड कर लिया था। टाइमिंग तो इसने शाम की रखी होती है, लेकिन इसने ये कह लिया था कि चलो ठीक है, शाम के 7 बजे से पहले पहले ना हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट सीन में हमें फिर इसे मिस्टर वांग के साथ मीटिंग में ही दिखाया जाता है। अब बातों ही बातों में इसने तो उन्हें कह दिया था कि क्या आप लोग हमारा लोन इंटरेस्ट कम कर सकते हैं। वो तो इसके किसी भाव में ही नहीं आने वाले थे। अब ये चुपके से वहाँ से उठ के चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वापस आ जाती है कि एक और मिस्टर भी ना हमें लोन देने के लिए तैयार हैं, और वो भी कम इंटरेस्ट पे। वेल ये कहता है कि नहीं, मिस्टर वांग हमारे बहुत पुराने क्लाइंट हैं, इसलिए हमें इनके अलावा कहीं और जाना ही नहीं चाहिए। वेल तभी 7 बज जाते हैं। ये तो फ़ौरन से उठ के वहाँ से चला गया था। अब जब ये पीक बन जाता है ना, तो यहाँ पे ये उसे संभालती है और थोड़ी देर के बाद मिस्टर वांग के पास आके ना उन्हें अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगी थी, और साथ ही साथ अपनी फाइल्स वगैरह भी उन्हें दे देती है कि देखें, आपको हमारे प्रपोजल के बारे में कुछ तो सोचना चाहिए ना। अब ये सब देखने के बाद भी वो नहीं मानते, तो तभी से एक आइडिया आता है। पहले तो जाके अपने पिगी बॉस को ना छुपा देती है, उसके बाद पानी में ही उनके कपड़े फेंक के यही शोर मचा देती है कि ओह नो, बॉस ने तो यहाँ पे छलांग लगा दी है। बेचारी इवन के यहाँ पे इमोशनल होने का नाटक भी करने लगी थी कि वो तो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, यही चाह रहे थे कि काश उन्हें कम इंटरेस्ट पे लोन मिल जाए, बट ऐसा ना हो पाया। अब ये सारा सीन देख के मिस्टर वांग तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वो तो यही समझ रहा था कि शायद वाकई ही में पर यहाँ पे शाओयान ने ना खुदकुशी करने की कोशिश की है। वो तो ऊंचा ऊंचा रो के यही कहने लगता है कि देखो शाओयान, तुम वापस आ जाओ, मैं ना लोन इंटरेस्ट कम करने के लिए तैयार हूँ, बल्कि तुम जो कहोगे ना मैं वही करूँगा। अब ये सब उनकी बातें यहाँ पे इसने तो रिकॉर्ड ही कर ली थी। नेक्स्ट हमें फिर इसे घर पे ही दिखाया जाता है। रात को काम करते करते ये तो वहीं पे ही सो गया था। अब फिर इसके ऊपर ब्लैंकेट डाल के वो भी पास लेट जाती है। फिर हमें ऑफिस का ही सीन दिखाया जाता है। इसने वो वाली रिकॉर्डिंग मिस्टर वांग को सुना दी थी। यही कहते हैं कि देखें, अब तो आपके सामने फिर शाओयान बैठा है ना, इसलिए आपने जो भी कहा था वो तो करना ही पड़ेगा। वो तो एकदम सरप्राइज रह जाते हैं कि इसका मतलब वो तुम दोनों की ही कोई चाल थी। मतलब मैं क्या ही कह सकता हूँ, वो तो उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए मान ही गया था। अब फिर ऑफिस में ये दोनों गॉसिप्स कर रही होती हैं। अब जैसे ही सुशी को पता चलता है कि इसने ना अपने बॉस को किस की थी, वो तो एकदम सरप्राइज रह जाती है। यार यहाँ पे ये तो सारे एम्प्लॉयज़ को ना आज दोपहर के वक्त का ऑफ दे देता है। वेल इन दोनों को अपने साथ ही चलने को बोलने लगा था। अब जैसे ही घर पे आते हैं तो उसे पता था कि आज ना इनका वॉशरूम ख़राब हो गया। वैसे भी इनके पास इतने पैसे नहीं है कि घर बाय कर सके, इसलिए उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि तुम दोनों के लिए ना मैं खुद ही कोई घर तलाश करता हूँ। वेल ये सब देख के सुई हैरान कि आप हमारी इतनी केयर क्यों कर रहे हैं। तो ये यही कहता है कि देखो, तुम लोग मेरे अंडर ही काम करती हो ना, इसलिए तुम लोगों का ख्याल रखना तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वेल नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि ये सुई को लेके ना अपने घर ही पहुंच आया था। उसे बताता है कि यहाँ पे मेरे पेरेंट्स अक्सर छुट्टियां गुजारने के लिए आया करते हैं। वेल वैसे तो मैं ही रहता हूँ यहाँ पे, अगर तुम चाहो तो इधर रह सकती हो, हम दोनों एक ही रूम में स्टे कर लेंगे। ये सुन के यहाँ पे सुई तो एकदम सरप्राइज रह जाती है। वेल तभी अचानक ही जैसे ये उसके क्लोज आने की कोशिश करता है ना, दोनों ही फिसल के बेड के ऊपर ही गिर गए थे। अब इसके इतने ज़्यादा क्लोज आने पे यहाँ पे शाओयान की तो हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। शाओजू को रहने के लिए एक सेपरेट रूम मिल ही चुका था। वो तो यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल फील करती है, इतने लग्जरियस हाउस में फर्स्ट टाइम जो रह रही थी। अब जैसे ही बाहर आती है तो सामने से ऑलरेडी नैनी ने ब्रेकफास्ट बना दिया था। अब इन्हें इधर सुई भी ज्वाइन करती है। अब जाके इसे पता चलता है इसे तो रात को शाओजू ने ही बुला लिया था कि तुम हमारे साथ ही रहोगी। अब ये इसके साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसलिए इसे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। वो यहाँ पे सुई से यही कहने लगा था कि मैं तुम्हारे लिए ना एक अलग अपार्टमेंट का अरेंज कर देता हूँ, सो तुम वहाँ पे शिफ्ट हो जाओ। बट ये उसे मना कर देती है कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आपके हमारे ऊपर बहुत सारे एहसान हैं। अब ये फिर क्या ही कहता। दोनों फ्रेंड्स मिलकर जैसे एक्सरसाइज करने लगते
लगती हैं तो यहाँ पे ये भी उन्हें ज्वाइन करता है। इसी दौरान अचानक ही ना शुई की बैक में बहुत सारा पेन होने लगता है। ऊपर से तभी फिर पूरे टाइम पे डॉक्टर्स की एंट्री होती है। अब वो इसे उठा के वहाँ से चलते बनते हैं। अब ये उन्हें बताता है कि ये हमारे फैमिली डॉक्टर्स हैं, हर वीकेंड पे हमें विजिट करने के लिए ज़रूर आ जाया करते हैं। और अब देखो इनकी टाइमिंग कितनी परफेक्ट थी ना। ये तो उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है कि तुम्हारी फैमिली ना बिल्कुल कमाल ही है। अब बाद में हमें दिखाया जाता है कि ये नोट करती है कि जैसे इसे कोई फॉलो कर रहा है। ये तो बहुत डर के ना इसे आके सारी बात का बता देती है। वो इसे कहता है कि वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही था, मैं तुमसे ना एक बात करना चाहता था। अब फाइनली बहुत सोच समझ के ना इससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर ही लेता है कि जब तुम मेरे आसपास होती हो ना तब मैं बहुत रिलीफ फील करता हूँ, ऐसे मानो कि जैसे मैं सुकून में आ गया हूँ। वेल अब ये भी हो सकता है कि तुम मेरे सीक्रेट को जानती हो ना, सो शायद मैं तुम्हारे साथ कंफर्ट फील करता हूँ। अब फिर इससे भी पूछने लगा था कि आखिर तुम्हारे दिल में मुझे लेके क्या ख्यालात हैं। ये उसे कहती है कि और तो कुछ नहीं है, बस मिसिस जू ने ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पे डाल दी है, इसलिए मैं आपका काम जो भी करती हूँ ना वो तो फिर अपना वर्क समझ कर ही करती हूँ। अब इसे लग रहा था कि जैसे मुझे ना इससे ट्रू लव हो चुका है, इसलिए फ़ौरन से इसे किस कर लेता है कि अब देखते हैं कि मैं पिग बनता हूँ या नहीं। तभी अचानक यहाँ पे सनसेट भी हो गया था और इसी के साथ ही ये सीन तो कट हो जाता है। नेक्स्ट हमें इसे ऑफिस में ही बैठे हुए दिखाया जाता है। अब जैसे ही ये अपनी बेस्टी को बताती है ना कि मुझसे शाओ यान ने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की हैं तो वो एकदम सरप्राइज रह जाती है कि तुमने फिर क्या जवाब दिया। इससे पहले कि उसे कुछ बताती ऊपर से फिर बॉस साहब की एंट्री हो जाती है। वो इसे अपना कोई काम ही कह रहे होते हैं। अब फिर हमें फ्लैशबैक का ही सीन दिखाया जाता है कि इसके बाद भी ना ये पिगी बन गया था, मीन कि अभी भी इन दोनों को एक दूसरे से ट्रू लव हुआ ही नहीं होता। अब नेक्स्ट ये फिर मीटिंग में ही पहुंचे होते हैं। अब वो इसे 2 टिकट्स बाय करने को कहता है कि हम लोगों ने ना एक बिजनेस ट्रिप पे जाना है। इसने यहाँ पे अपनी तो इकोनॉमी क्लास की बाय की थी और उसके लिए फिर बिजनेस क्लास की। वो इसे बाद में आड़ों हाथों लेता है कि ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी, अब तुम चूंकि मेरा सीक्रेट जानती हो तो इसलिए हम दोनों एक ही फ्लाइट में जाएंगे। अब वो फिर आगे से क्या ही कहती और ये भी कहने लगा था कि हम लोगों ने ना उस मीटिंग के बाद एक पार्टी में भी जाना, तो इसलिए अपने साथ ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ड्रेस भी ले आना। अब नेक्स्ट हमें इन्हें फ़्लाइट में ही दिखाया जाता है। इसने एक्चुअली में ना बिज़नेस क्लास की बजाय इकोनॉमी क्लास की टिकट्स ले ली थी और इस बात से शाओ यान को उस पर बहुत सारा गुस्सा आ जाता है कि ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी, तुम आखिर देख के ये काम नहीं कर सकती थी। अब मैं सबके सामने पिग बनता हुआ अच्छा थोड़ी ना लगूंगा। मैं अब क्या ही कह सकते थे। अब अचानक जैसे ही यहाँ पे अंधेरा होने लगता है ना तो ये तो पिग ही बन गया था। ये जल्दी से उसे छुपाने की कोशिश करने लगती है। अब यहाँ पे एक वेट्रेस इससे यही पूछने लगी थी कि अभी जो जेंटलमैन यहाँ पे बैठे थे वो कहाँ गए। ये उसे झूठ बोल देती है कि वो वॉशरूम गए हैं। अब उसे यहाँ पे लगता है कि जैसे ये लोग ना इधर एक पेट को ही लेके आए हैं, इसलिए तलाश लेने लगती है। अब पिग साहब तो जल्दी से कहीं छुप गए थे, इसलिए इनको ना वो मिलता ही नहीं है। अब ये एक्सक्यूज़ करती हुई वहाँ से चली जाती है। अब इसने भी उसे कह दिया था कि मैं तो यहाँ पे कोई पेट लेके आई ही नहीं थी, सो वो मिलता ही नहीं है ना, इसलिए उसे इसकी बात पे फिर बिलीव करना ही पड़ जाता है। अगले दिन उठते ही फिर ये जल्दी से उसे वॉशरूम में छोड़ देती है और वो फिर इसका बॉस बन के ही बाहर निकलता है। अब फिर हमें इन्हें मीटिंग में ही बैठे दिखाया जाता है। अब यहाँ पे एंट्री होती है हाउ की। ये दोनों तो उसे देख के एकदम सरप्राइज रह जाते हैं। एक्चुअली में वो भी यहाँ पे मीटिंग के लिए ही पहुँची होती है। अब ये जैसे ही उसे प्यार भरी नज़रों से देख रही होती है ना तो यहाँ पे हमें फील होता है कि जैसे ये अभी भी शाओ यान को पसंद करती है और ये बात तो इधर इसने भी नोट कर ही ली थी। रात को मीटिंग के बाद अब जैसे ये पार्टी के लिए रेडी होके आती है ना तो ये देख के वो तो बस इसे देखता ही रह जाता है। काफ़ी ज़्यादा प्रीटी जो लग रही थी। दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं, इवन के मिलके डांस भी करने लगे थे। अब तभी इसकी नज़र हाउ पे भी पड़ जाती है। वो भी अपने एक पार्टनर के साथ इधर ही आई थी और उसकी नज़रें भी बिल्कुल इसी पे ही जमी होती हैं। अब डांस करते करते अचानक इसका तो पाँव ही मुड़ जाता है ये देख के। अब इसे तो इसकी बहुत ही चिंता होने लगी थी। वो तो फिर यहाँ पे इसे एक प्लेस पे बिठा के इसके पाँव का मसाज करने लगता है कि अब तुम कैसा फील कर रही हो। अब तभी इतने में ऊपर से हाउ भी इसे देखने के लिए पहुंच आई होती है और तभी इनका फेवरेट सॉन्ग प्ले होता है, जहाँ पे कि कॉलेज में ये दोनों ही अक्सर इस पे डांस किया करते थे। वो इसे खुद को ज्वाइन करने के लिए बोल के वहाँ से चली जाती है। अब ये उससे पूछने लगा था कि क्या मैं जाऊँ, तो इसे कह देती है कि हाँ डोंट वरी, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। अब उसके जाते ही पीछे से काफ़ी ज़्यादा सैड भी हो गई थी।
अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अपने घर पहुंच आए थे। शुई शुई यहाँ पे शाओयान को रोकने की कोशिश करती है कि आप अभी अंदर ना जाएं, बट वो कहाँ रुकने वाला था कि इतना सफ़र करके आया हूँ इसलिए मेरा घर जाना तो बनता है ना। अब फिर हमें पता चलता है एक्चुअली में शाओजू के पेरेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं। अब उन्हें तो ये साहब बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, हर तरह से उसकी पर्सनैलिटी में कीड़े निकालने की ही कोशिश करने लगते हैं। बेचारी की तो यहाँ पे कोई इज्जत ही नहीं होती। अब बाद में ये उसे कहती है कि देखो मैंने तुम्हें इतने सारे मैसेजेस किए थे, तुमने रीड ही नहीं किए कि तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं। वो अपोलोजाइज़ करती हैं और ये भी कहने लगी थी कि उन्हें कैसे पता चला कि मैं अपने बॉस के घर में रह रही हूँ। अब तो इसकी दौड़ें ही होती हैं। वेल इन्हें यहाँ पे बुलाने वाली शुई शुई ही होती है, इसे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इधर ये फिर उन्हें खुद से इंट्रोड्यूस करवाता है कि मैं शाओजू का बॉस हूँ और हमारी कंपनी बहुत ही बड़ी है, साथ ही साथ मेरे पेरेंट्स का भी अपना ही कारोबार है। वो तो जो भी बातें कर लेता, ये तो उससे ज़रा भी इम्प्रेस नहीं होते। यहाँ पे अपनी बेटी को ही डांटने लगे थे कि आखिर तुम इस लड़के के साथ डेट कैसे कर सकती हो। ये उन्हें अश्योर करवाती है कि देखें ये बहुत ही अच्छा है और उनके सामने इसकी काफ़ी सारी तारीफ़ें भी करने लगी थी कि आप इसे ना बुरा बिल्कुल भी मत समझें, ये एक काइंड पर्सन है और साथ ही साथ अपना बिजनेस भी है ना इसका। अब वो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि देखो चाहे जो भी है, मुझे तो लगता है ये तुम्हारे पैसों के पीछे है। वो हैरान कि मेरे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं, तो मेरे पैसों के पीछे कैसे हो सकते हैं। अब यहाँ पे मम्मी इसे यही सीक्रेट बताती हैं कि हमारी फैमिली ना बहुत ही ज़्यादा रिच है, हमारे पास इतना पैसा है कि तुम अपना कारोबार भी स्टार्ट कर सकती हो। हमने ये बात तुमसे पहले इसलिए छुपाई थी कि ताकि तुम पहले ना कुछ हार्डशिप्स वगैरह फेस कर लो, उसके बाद ही हम तुम्हें वो सारी मनी देंगे। अब ये सारी बातें सुन के ये बेचारी तो एकदम कंफ्यूज होकर रह जाती है। इसके पेरेंट्स तो इसे यहाँ पे इसी के सामने ही वार्न करने लगे थे कि देखो तुमने ना इसके साथ बिल्कुल भी रिलेशनशिप में नहीं आना है। वो क्या ही कहती, यहाँ पे चुप करके बैठी रहती है, लेकिन इस बात से काफ़ी ज़्यादा सैड भी हो गई थी। अब तभी अचानक सूरज के डूबने से ना ये तो फ़ौरन से उठ के चला जाता है। पिग जो बन गया था, अब उसके जाते ही ये बेचारी अफसरदा सी होकर बैठी रहती है। आखिर को इसके पेरेंट्स ने उसे फिर शाओयान के साथ डेट करने से मना जो कर दिया था। उस दिन के बाद से शाओयान तो इससे बिल्कुल पहले की तरह ही बात करने लगा था कि जैसे वो पहले रूडली सा करता था, इवन के इग्नोर भी करने लगता है। जहाँ पे जे होती है वहाँ पे तो वो बिल्कुल भी नहीं जाता। बाद में जैसे ये अपना काम कंप्लीट करके इसे देने के लिए आती है तो उसे यहाँ पे ये तो हाउ के साथ एक मीटिंग का अरेंज करने को ही कहने लगा था। ये भी फिर चुप करके चली जाती है। अब फिर जाके अपनी बेस्टी को सारी बात का बता देती है कि वो मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा क्यों है। अब जो भी है ना, मैं तो इस बात का पता चला के रहूँगी कि वाकई में वो मुझसे लव भी करता है या नहीं। अब जैसे इसने हाउ के साथ मीटिंग पे जाना था ना, तो इसे ले जाने से मना कर देता है। और बाद में जब ये देखती है कि वो दोनों तो एक रेस्टोरेंट में बैठे हंस हंस के बातें कर रहे हैं, तो इस बात से घर आकर ये तो बहुत ज़्यादा जेलस फील करती है कि आखिर बॉस की उनके साथ ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे हुई। अगले दिन जैसे ये बताता है कि देखो तुम ना आज रेडी रहना, हम दोनों ने मीटिंग में जाना है और वो भी हाउ की कंपनी में ना। इस बात से इसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन अब क्या ही करती, मीटिंग में तो ये लोग पहुँच आए होते हैं। एक्चुअली में इसकी कंपनी हाउ की कंपनी के साथ कॉपरेट ही करना चाहती थी। अब इन दोनों को जैसे ही हैंड शेक करते देखती है ना, तो तब इमेजिन करने लगती है कि जैसे इन दोनों ने ना एक दूसरे को अपना ही लिया है और मेरे बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ डेट पे ही गए थे और बॉस ने मुझे तो बिल्कुल साइड पे ही करके रख दिया है। अब मैं क्या करूँगी। अब यहाँ से जाते हुए जैसे ये नीचे गिरने लगती है तो तभी वो इसे पकड़ लेता है। अब उसके जाते ही ये भी फ़ौरन से वहाँ से चली गई थी। इवन कि बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाती है कि आखिर बॉस उसे इतने अच्छे से ट्रीट कैसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट डे आके पूछती है कि आपका रिलेशनशिप हाउ के साथ स्टार्ट हुआ या नहीं। वो कहता है कि क्यों, ऐसा क्यों होना था। वो अभी से बता देती है कि मैं ना आपके नाम पे ना हाउ को डेली ही फ्लावर्स बुके भेजा करती थी। ये सुन के वो तो इस पे भड़क जाता है कि तुम्हारी आखिर ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे हुई, और वो भी मेरे नाम पे। वो यहाँ पे से कहती है कि देखो आपका और मेरा तो ट्रू लव हुआ ही नहीं, हम लोगों ने एक ट्राई किया था बट फेल होके रह गए। इसलिए मैं चाहती हूँ और कंपनी के लिए भी चाहती हूँ कि आप ना जल्दी से ठीक हो जाए। अब अपना ट्रू लव तो आपने ढूंढना ही है ना। वैसे भी आप 26 ईयर्स के हो चुके हैं, 27 होने में बहुत कम दिन पड़े हैं। उससे पहले आपको अपना ट्रू लव तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। उसके बगैर तो आप तो फिर कम्प्लीटली पिगी बन के रह जाएंगे। घर आके काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड भी हो रही होती है कि आखिर ये लव करना कितना ज़्यादा मुश्किल है ना। बाद में ये अपनी बेस्टी को आके बता देती है कि देखो बॉस ने और मैंने अपना रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए ना एक ट्राई ही की थी बट वो तो फेल होके ही रह गई है। आखिर शाओयान इसे पसंद करता है या नहीं, वो सब जानने के लिए ना ये उसे कुछ ट्रिक्स वगैरह और प्लान्स वगैरह ही बताने लगती है।
फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेडी होकर उसे कहती है कि क्या हम दोनों मिलकर डांस करें। वो तो इसे रिजेक्ट करता हुआ वहाँ से चलता बनता है। अब उसे जेलस फील कराने के लिए ऑफिस में वो एक एम्प्लॉय के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी। इस बात से भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये अब सैड होकर फिर से इसके पास आ जाती है। अब लास्ट ट्राई बची थी। अब यहाँ पे वो उसे कहती है कि देखो तुम ना अब अपने बॉस के पास जाके पूछ ही लो कि आखिर उसका और हाउ का क्या रिलेशनशिप है। फाइनली ये फिर उसके पास पहुँच आई होती है और यहाँ पे ये भी कहने लगी थी कि लास्ट टाइम जब उसके साथ आप मीटिंग पे गए थे तो मुझे क्यों नहीं लेके गए थे। यहाँ पे उसे बताता है कि देखो वो एक बिज़नेस मीटिंग थी, इसलिए मैं तुम्हें साथ नहीं लेके गया क्योंकि तुम एक असिस्टेंट हो, सो तुम्हारा वहाँ पे क्या काम। ये सब सुन के उसका दिल तो बहुत ही ज़्यादा दुख जाता है कि ये जस्ट मुझे एक अपनी असिस्टेंट ही समझते हैं। उसके बाद से इसने तो ओवर टाइम वर्क करना ही स्टार्ट कर दिया था। अब जो भी बात थी अपनी बेस्टी को भी बता देती है। उसे भी इसके लिए बुरा लगता है कि वाकई में इसका मतलब शाओयान इसे पसंद नहीं करता। अब जैसे ये घर पे आती है वो चुपके से इसे देख के ना फिर अपने रूम में ही चला जाया करता है। इतने दिन हो गए थे इनके बीच कोई भी बात नहीं हुई थी। इसने फाइनली अपना एक प्रपोजल बना के कंपनी को सेंड कर दिया होता है। इसे तो अच्छे की उम्मीद होती है ना। उसके बाद ऑफिस में यहाँ पे वो फिर शाओयान के रूम के बाहर ही देखती रहती है कि वो कब बाहर निकलेगा और मेरे प्रपोजल को लेके बात करेगा। तभी अचानक इसे एक ईमेल रिसीव होती है जिसमें कि इसे बताया गया था कि इसे एज अ सीनियर मैनेजर दूसरे डिपार्टमेंट में ना शिफ्ट कर दिया गया, मीन के इसका ट्रांसफ़र हो चुका था। ये सब देख के ना सिर्फ ये, इसकी बेस्टी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली तुम्हारी मेहनत ना रंगी ला चुकी है। हमें शाओयान को ऑफिस में ही बैठे दिखाया जाता है। ये तो इस वक्त शाओजू के बारे में ही सोच रहा था। अब यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि उस दिन जब वो इसे इम्प्रेस करने के लिए आई थी तब तो इसने उसे इग्नोर करने के लिए जस्ट प्रीटेंड ही किया था। दिल तो वो ऑलरेडी उसे दे चुका होता है। और ये भी कि जब वो अपने और किसी कॉलीग के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी तब भी ये बहुत ही ज़्यादा जेलिस हुआ था। खैर उसके सामने तो इसने शो ही नहीं करवाया। अब यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि एक्चुअली में इसने ना उसका ट्रांसफ़र इसलिए करवाया ताकि वो खुश हो जाए। सारे बॉयज़ अपनी गर्ल्स को या तो गिफ्ट्स वगैरह देते हैं या फिर फ्लावर्स, बट इसने यूनिक तरीके से अपनी गर्ल को इम्प्रेस करने की कोशिश की थी। अब साथ साथ ये भी सोचने लगता है कि मैं ना उसे बहुत जल्द प्रपोज भी कर ही दूंगा। इधर हमें शाओजू को ही दिखाया जाता है। पहले तो वो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया, बट अब तो उसकी शक्ल से पता चल रहा था कि जैसे वो इस बात से ज़रा भी हैप्पी नहीं है। इधर ये साहब उसे फिर बात करने की कोशिश करने ही लगते हैं कि तभी अचानक ना यहाँ पे हाउ का इसे मैसेज आ जाता है जो कि इससे मीटिंग के हवाले से ही बात कर रही थी। ये मैंने वो वाली प्लेस चेंज कर दी है तो तुम वहाँ पे आ जाना। अब नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि ये एक बार ही पहुँच आया था, सो मिलने के लिए उसने यही वाली प्लेस चूज़ की होती है। अब ये उससे यहाँ पे बिज़नेस की बात करना चाहता था, बट वो तो इसे कह देती है कि देखो उसके लिए ना हमारे पास बहुत सारा टाइम पड़ा है, क्यों ना हम दोनों अपने बारे में ही कुछ डिस्कशन वगैरह कर लें। अब तब ये थोड़ी देर के बाद वो इसे मैसेज करता है कि तुम ना मुझे पिक करने के लिए ना इस एड्रेस पे आ जाओ। अब वो इसे बुलाता और ये ना जाती, ऐसे कैसे हो सकता था। फ़ौरन से उस प्लेस पे पहुंच आई होती है। ये मैडम तो यहाँ पे इससे फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगी थी। जब वो अपना हाथ पीछे करता है तो उससे कहने लगती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा बदल चुके हो, और साथ ही साथ फिर से इससे फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगती है। अब जैसे इसके क्लोज आ रही थी तो यही वाला सीन जो कि ये यहाँ पे पहुँच चुकी होती है देख के ना बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गई थी और वहाँ से चली भी जाती है कि इसका मतलब ये मुझसे बिल्कुल भी लव नहीं करता बल्कि हाउ से करता है। घर आके तो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो जाती है। इवन के अपनी फ्रेंड शुशी को कॉल करके सारी बात का भी बता देती है। वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बिजी थी और इतना ज़्यादा शोर शराबा था ना, तो इसलिए इसकी कोई भी बात सुनी नहीं पाती। जैसे ये अब उसकी कॉल डिस्कनेक्ट करती है तो ये यहीं पे ड्रंक होकर गिरने ही लगी थी कि तभी हमारा हीरो पहुंच आता है। अब यहाँ पे ये समझ रही होती है कि शायद मैं अपने ड्रीम में ही फिर शाओयान को देख रही हूँ, वो भला यहाँ पे कैसे आ सकता है, और वो भी हाउ जैसे अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के। अब तभी इससे अपने लव की कन्फेशन भी कर लेती है कि क्या आपको पता है मैं आपसे बहुत ज़्यादा लव करती हूँ। वो यहाँ पे इसे यही कहने लगा था कि तो ठीक है, अगर तुम मुझे इतना ज़्यादा लव करती हो तो मुझे भी प्रूव करके दिखाओ ना। ये तो फिर जल्दी से यहाँ पे उसे किस कर लेती है एंड देन इसी के साथ ही ये सीन तो कट ही हो गया था। अगले दिन जैसे ही ये फिर उठती है ना, इसे तो यही लग रहा था कि जैसे रात को मैंने ड्रीम ही देखा था, वो सपना था और कुछ नहीं। भला शाओयान मेरे पास कैसे आ सकता है। अब इसके बाद जैसे ही ऑफिस आती है तो यहाँ पे इसे पता चलता है कि कुछ टाइमिंग वगैरह बॉस ने चेंज कर दी है। ये हैरान तो हो रही होती है कि आखिर वो ऐसे कैसे कर सकते हैं। अब तभी अचानक वो भी यहाँ पे पहुँच आया था। इन दोनों के बीच अभी भी कोई भी बात नहीं होती। इसके बाद ये दोनों बेस्टीज तो अपने डिपार्टमेंट
आंटी पहुंच आई होती हैं। अब यहाँ पे ये तो फिर शाओजैन से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस लग रही थी कि वो बहुत ही नाइस है, और साथ ही साथ अब मुझे पता चला है कि हैंडसम भी, देखो उसने मेरे आइडिया को कैसे यूज़ किया है, और इवन कि हमें प्रोडक्शन लाइन में भी शामिल करने का उसने सोच लिया, और आज हमारी मीटिंग भी है। अब यहाँ पे इसे तो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा ही आ रहा होता है कि वो मुझे इग्नोर कैसे कर सकता है। अपनी बेस्टी को भी इसने बता दिया था कि कल हाउ ने उसे प्रपोज़ किया था। अब ये सुन के वो तो एकदम सरप्राइज रह जाती है कि क्या सच में। अब इससे पहले कि इनके बीच कोई और भी बात होती, ऊपर से अचानक इसे ना फिर शाओजैन की कॉल आ जाती है कि जल्दी से आओ, मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। उसके जाते ही ये और ज़्यादा अपसेट हो गई थी कि इसका मतलब मीटिंग में सिर्फ उसने इसे ही बुलाया, मुझे क्यों नहीं बुलाया। अब वो इतना ज़्यादा बिजी होता है कि इससे कोई भी बात नहीं करता। ये सब देख के इस बेचारी का दिल तो बहुत ज़्यादा दुखता रहता है। अब बाद में वो इससे बात करने के लिए आया ही था, बट ये कॉल में काफ़ी ज़्यादा बिजी होती है, इसलिए वहाँ से चलता बनता है। इसने तो उसे फिर देखा ही नहीं होता। अब रात के वक्त हाउ की कंपनी और शाओजैन की कंपनी की कॉर्पोरेशन सेरेमनी ही थी, और ये दोनों बेस्टीज यहाँ पे टीवी पे ही सब कुछ देख रही होती हैं। अब उन्हें जैसे ही गले मिलते देखती हैं ना, तो ये तो बहुत ज़्यादा जेलस फील करती है कि ये उसके इतने क्लोज आने की कोशिश क्यों कर रहा है। अब ये सब देख ही रही होती हैं कि तभी सोशल मीडिया पे एक पोस्ट पढ़ के इसका दिल तो और ज़्यादा दुख जाता है। अब यहाँ पे इसने कोई डायमंड की रिंग पहनी हुई थी, और सब यही कह रहे होते हैं कि शायद शाओजैन ने इसे प्रपोज किया है। इस बेचारी का तो दिल और ही टूट के रह जाता है कि वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है। शाओजैन और शाओजू की उसके बाद से ये तो रात को पिगी नहीं बनता, मीन के कम्प्लीटली ठीक हो चुका था। अब इसे भी पता चल चुका होता है कि एक्चुअली में मुझसे ना शाओजू ही लव करती है। इधर ये भी सोच सोच के परेशान हो रही होती है कि रात तो हो चुकी है और वो साहब अभी तक पिग नहीं बने। लगता है कि उसने ना फाइनली अपना ट्रू लव ढूंढ ही लिया है, इसलिए तो वो बना ही नहीं। ये अब जैसे यहाँ पे सेल्फी लेने की कोशिश करता है, ऊपर से इस मैडम की एंट्री हो जाती है। इस बात से इसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब उसे क्या ही कहता, ये तो फ़ौरन से उसका फ़ोन लेके यही वाली पिक अपने फ़ोन में ही सेंड कर देती है। अब ये उससे पूछने लगता है कि वैसे मैं तुमसे एक बात करूं कि फ़र्ज़ करो अगर तुम्हें पता चले मैं रात के वक्त पिक बन जाता हूं, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा, तब भी क्या तुम मुझे कबूल करोगी। ये सुन के वो तो एकदम हैरान ही रह जाती है, और यही कहने लगी थी कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आखिर तुम इतनी सारी अजीबोगरीब बातें क्यों कर रहे हो। अब यहाँ पे वो इसे कहता है कि देखा यही बात है कि तभी तो मेरे दिल में तुम्हें लेके कोई भी फीलिंग्स डिवेलप नहीं हुई हैं, तुम्हें तो इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। हाँ, एक लड़की ज़रूर है जो कि मुझे हर हाल में ही एक्सेप्ट करने को तैयार है। ये सब सुन के अब हाउ को भी पता चल गया था कि ये किसकी बात कर रहा है। उसे भी पता था कि बहुत पहले से ही ये तो शाओजू को ही पसंद करता है। हाउ की इसके यहाँ तो दाल बिल्कुल नहीं गलने वाली थी, इसलिए वो फिर वहाँ से चलती बनती है। उसके जाने के बाद ये तो यहाँ पे शाओजू को मैसेज वगैरह करता है कि मैं घर आके तुमसे बात करूँगा। ये जो कि अब यहाँ पे हाउ की पोस्ट ही देख चुकी थी ना, बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है कि इसका मतलब वो मुझसे बिल्कुल लव नहीं करता। और ये बात भी सच है कि उसने ना हाउ को रिंग दी है। खैर, अब ये तो उसके मैसेज का इसलिए जवाब नहीं दे रही थी क्योंकि इस वक्त वो पोस्ट देखने में ही बिजी होती है। अब जैसे ये घर जाने लगते हैं तो फ़ौरन से इसे कॉल आ जाती है कि फैक्ट्री में कोई प्रॉब्लम हो गई है, सो जल्दी से वापस आओ। सो ये वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाता। घर पे शाओजू ने तो पैकिंग वगैरह करनी स्टार्ट कर दी थी कि मैंने अब यहाँ पे रह के भी क्या ही करना है, वैसे भी दूसरे सिटी शिफ्ट हो जाऊँगी और वहीं पर जॉब के लिए अप्लाई कर दूँगी। इस वक्त ये बेचारी बहुत ज़्यादा दुखी लग रही होती है। ये भी कहने लगी थी कि शाओजैन ने मुझे अपनी लाइफ का तो पार्ट नहीं बनाया, चलो जिसे भी बनाया है ना उसके साथ हमेशा ही वो खुश रहे। अब जैसे ये घर वापस आता है तब तक तो वो सो ही चुकी थी, इसलिए उसे कहता है कि मैं सुबह ही तुमसे बात कर लूँगा और साथ ही साथ ये भी बता दूंगा कि मैं तुमसे कितना लव करता हूँ। ये कहता हुआ वो तो फिर वहाँ से चला जाता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि नेक्स्ट डे जैसे ही ऑफिस पहुँचता है तो तब इसे फिर अपनी न्यू असिस्टेंट के थ्रू पता चलता है शाओजू तो अभी रेजिग्नेशन लेटर दे के ना वहाँ से चली गई है। ये तो बेचारा बहुत ही परेशान हो गया था कि ऐसे मुझे बिना बताए कैसे जा सकती है, फ़ौरन से उसके पीछे भागता है। अब यहाँ पे उसके पास पहुँचने से पहले ही ना वो तो जा ही चुकी थी। अभी उसके पास जाने ही लगता है कि तभी अचानक इसे कॉल आ जाती है कि अभी आपकी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, सो वहाँ पे पहुँचे। अब वो उधर जा ही नहीं सकता। इधर हमें दिखाया जाता है कि ये तो दूसरी सिटी शिफ्ट हो ही चुकी थी, यहाँ पे अपना जो भी काम वगैरह होती है वो निपटाती है और निपटा के बैठी ही थी कि तभी शाओजैन के साथ बिताए सारे लम्हात को याद करने लगती है और फिर सोचने भी लगी थी कि मैं उसके बारे में ऐसे कैसे सोच सकती हूँ, ये प्यार बिना पता नहीं क्या चीज़ है। और अब ये भी रिमेंबर करती है कि ओह नो, आज तो शाओजैन की बर्थडे भी है ना, उसने 27 ईयर्स का हो जाना, पता नहीं अब उसका क्या बनेगा। अब थोड़ी देर के बाद जैसे ही डोर ओपन करती है ना
तो बाहर एक पिगी को देख के और ज़्यादा परेशान हो जाती है कि ओह नो, कहीं ये शाओ यान तो नहीं है। इसका मतलब वो बिल्कुल ठीक हुआ ही नहीं था। लेकिन उसकी किस तो फिर उस दिन हाओ के साथ हो ही गई थी ना, तो अभी तक ये ठीक क्यों नहीं हुआ। हम शाओ जू की टेंशन में तो और ज़्यादा इजाफा हो जाता है कि अगर मैंने इस वक्त इसे किस नहीं की तो ये हमेशा हमेशा के लिए पिगी बन जाएगा। अब ये साहब तो वहाँ से दौड़े लगा देते हैं। अब ये भी उसके पीछे पीछे जैसे ही बाहर आती है तो तभी अचानक सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। ये मोमेंट तो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। अब तभी इसके पीछे यहाँ पे शाओ यान भी आ गया था, जो कि इसे यही कह रहा होता है कि तुमने क्या समझा कि मैं अभी तक पिगी हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं अब ठीक हो चुका हूँ। और ये भी कहने लगा था कि उस दिन जब मुझे पता है कि तुमने समझा था कि शायद मेरी और हाओ की किस हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब यहाँ पे इसे ये भी कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही लव करता हूँ, मैं कम्प्लीटली ठीक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी किस की वजह से ही हुआ हूँ। ये सब सुन के अब यहाँ पे शाओ जू तो एकदम सरप्राइज रह जाती है कि इसका मतलब वो वाला मेरा ड्रीम नहीं था बल्कि सच था। यहाँ पे वो इसे फिर मनाने की और ज़्यादा कोशिश करने लगता है कि देखो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ, और इससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर ही लेता है। अब यहाँ पे उसने भी अपनी नाराज़गी ख़त्म कर ही ली थी। अब वो आखिर कितनी देर तक इससे नाराज़ रह सकती थी। अब इसी के साथ ही ये सीन तो कट हो जाता है। नेक्स्ट हमें फिर इन दोनों को फिर मम्मी के पास से बैठे दिखाया जाता है। मम्मी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही खुश थी कि फाइनली मेरा बेटा तो बिल्कुल ही ठीक हो गया और उसने अपना पार्टनर बहुत अच्छा ही चूज़ किया और ये दोनों अपनी लाइफ में ही खुश हैं। और फिर इसी के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो गाइज, आप लोगों को ये ड्रामा कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। थैंक यू।